हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022-23 क्लास 12 का राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर नंबर 2। मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट कल आपको दे दिया था। अगर आपने अभी तक जाकर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में आपको इसका लिंक दे देता हूं। आप जाकर उस पूरे के पूरे एमसीक्यू वीडियोस को देखिए, और आगे आने वाले दिनों में इसी तरह के लेक्चर्स वीडियो में और भी देने वाला हूं। पूरी की पूरी वीडियो एमसीक्यू फॉर्म में होने वाली है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, और क्या कुछ हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, इन वीडियोस को देखकर आपको काफी कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करते हैं तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। आप ट्विटर लिंक वगैरह, इंस्टाग्राम पर मुझसे कोई मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वीडियो पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी न्यूज़ और साथ ही साथ अभी एग्जाम के दिनों में आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा है। चलिए बच्चों, बिना देर किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके सामने जो प्रश्न आ गया है वो है, रूस में समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो कह रहा है कि रूस की जो समाजवादी क्रांति हुई थी उसके बाद जो वहां पर सोवियत गणराज्य बनता है वो किस वर्ष अस्तित्व में आता है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है बी, 1917। 1917 में ये सारी चीजें होती हैं, और 1917 में वहां पर जो रूस है वो अपने आप को एक सोवियत गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि यूरोपीय संघ की स्थापना के उद्देश्यों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। कथन असत्य की बात कर रहा है कि कौन सी चीज इसमें यूरोपीय संघ से जो है वो गलत है। एक साझी विदेश नीति प्रदान करना, ये बात एकदम सही है, इनकी सारी विदेश नीति एक जैसी होती है। एकल मुद्रा का निर्माण करना, एक ही मुद्रा है यहाँ पर। यूरोपीय संघ की अगर हम मुद्रा की बात करें तो यूरो का काफी प्रचलन है यहाँ पर। एक साझे बाजार की स्थापना, बच्चों ऑप्शन सी जो है वो गलत हो सकता है, असत्य हो सकता है, और ऑप्शन डी हम एक बार देख लेंगे। ऑप्शन डी है, न्याय तथा आंतरिक मामलों से जुड़े मुद्दों पर सहयोग, ये मुद्दा सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। एक साझे बाजार की स्थापना यहाँ पर नहीं की गई है। यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं उन सब का अपना अपना बाजार है। कोई जरूरी नहीं है कि यूरोपीय संघ एक ही बाजार है पूरा का पूरा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 पर हम आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। असत्य बताना है इसका कि कौन सी चीज असत्य है। श्रीलंका में राजनीति खुले तौर पर सिंहली लोगों की पक्षधर थी, ये बात एकदम सही है। वहां पर सिंहली लोगों का काफी सपोर्ट किया गया है वहां की सरकार के द्वारा। तमिलों के हितों की अनदेखी की जाती थी, हाँ ये बात भी एकदम सही है। वहां पर तमिलों को अनदेखा किया गया, तभी तमिलों ने अपना एक संगठन लिट्टे बना लिया जिसका नाम उन्होंने रखा तमिल इलम लिबरेशन टाइगर्स, है ना। तमिल इलम ऑफ लिबरेशन टाइगर्स, ये लिट्टे का फुल फॉर्म था। और इसमें सी में कहा गया है कि सार्क देशों का समर्थन प्राप्त था। ये बात एकदम गलत है कि सार्क देशों ने कभी भी लिट्टे को सपोर्ट किया हो। नहीं, लिट्टे को कभी भी सपोर्ट करने का काम लिट्टे को सार्क देशों ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। श्रीलंका में राजनीतिक समानता नहीं थी, ये बात भी एकदम सही है कि श्रीलंका में कभी भी राजनीतिक समानता स्थापित नहीं। हालांकि हाल के दिनों में वहां पर राजनीतिक समानता जरूर स्थापित हुई है। पर इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका है ऑप्शन सी, राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन थे। अगर हम लीग ऑफ नेशंस की बात करें तो लीग ऑफ नेशन जो है वो यूएनओ से पहले बना था, और देश भर में पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संगठन की स्थापना की गई थी। और अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे वुड्रो विल्सन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जॉन एफ कैनेडी तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, महासचिव थे, और बान की मून तो आपके यूएनओ के ये सचिव रहे हैं, महासचिव रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है। वुडरो विल्सन इसके क्या रहे हैं, संस्थापक रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, अमेरिका और सोवियत संघ ने निम्न में से किन संधियों पर हस्ताक्षर किया है? तो सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2 इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि इस पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। परमाणु अप्रसार संधि इस पर भी हस्ताक्षर किए गए दोनों ही देशों के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है इन सभी पर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि पर्यावरण के बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है, निम्नलिखित में से सबसे बेहतर विकल्प चुनिए। आखिर हम पर्यावरण पर इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, आखिर क्या चीजें हैं? विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित है, हाँ ठीक है चिंतित है, पर अविकसित देश भी उतने ही चिंतित है। पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए जरूरी है, बात सही है, पर जरूरी नहीं कि सिर्फ मूलवासी लोगों के लिए ही पर्यावरण को सुरक्षित चाहिए। आम लोगों के लिए भी पर्यावरण का सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है जितना मूलवासियों के लिए है। ऑप्शन सी, मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और ये नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। ये ऑप्शन एकदम सही है। ऑप्शन सी जो है वो आपका एकदम राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही है। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है आपका, मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है और ये नुकसान खतरे की हद तक पहुंच चुका है, इसलिए हम इसका क्या कर रहे हैं, जो चीजें हैं इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सातवें प्रश्न की तरफ हम देखें तो सातवें प्रश्न में कहा गया कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सही विकल्प को चुनिए। अगर हम वैश्वीकरण के प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? युद्ध का खतरा, इसका कोई लेना देना नहीं है। सुरक्षा का खतरा, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। प्रौद्योगिकी का विकास, हाँ इसका लेना देना हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी से वैश्वीकरण और भी ज्यादा ग्रो किया है। तो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका राइट उत्तर होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न में हमारा कहा गया आठवां प्रश्न है और कहा गया कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारतीय संघ में मिलाने के लिए एक ही नाम आता है हमारे सामने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कोई काम नहीं किया, श्री राजगोपालचारी और बी आर अम्बेडकर जी ने भी ऐसी कोई भूमिका नहीं निभाई। देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने की सारी जिम्मेदारी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाई थी और इन्होंने ही देशी रियासतों, हमारा जो आज का भारत है उसका निर्माण किया, देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करवा के। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो अगले प्रश्न में कहा गया नौवां, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा का समूह समाज में गरीब व पिछड़े सामाजिक समूह के लिए विशेष नीतियां बनाने के लिए कार्य करते हैं? यानी ये कहते हैं कि हमें समाजवाद का सपोर्ट करना चाहिए। एक तरीके से ये वामपंथी होते हैं, ठीक है, लेफ्ट विंग के होते हैं, लेफ्टिस्ट होते हैं। इनका कहना होता है कि हमें जाना चाहिए किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट समाज के लिए काम करे, गरीब समाज के लिए। जबकि दक्षिणपंथी जो होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें पूंजीपतियों के लिए काम करना चाहिए, उदारवादी नई तरह विचारधारा के लोग होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं है तो गलत ही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, अपने 10वें प्रश्न पे। 10वें प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी देश द्वारा दूसरे देशों के साथ अपनाई संबंध बनाने के लिए अपनाई गई नीति को क्या कहते हैं? अगर आप किसी दूसरे देश के साथ संबंध बना रहे हैं तो उसे आप विदेश नीति कहेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापार नीति नहीं है, संबंध नीति कुछ चीज नहीं होती है, प्रयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विदेश नीति। विदेश नीति से कहा जाता है। अपने अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं 11वें में, और 11वां प्रश्न हमें कहता है कि 1977 में केंद्र में सत्ता में आए सही राजनीतिक दल को चुनिए। हु केम द पावर एट द सेंटर इन 1977। 1977 में किसकी सरकार
बनी थी। तो 1977 में अगर हम बात करें तो जनता पार्टी की सरकार बनती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनसंघ जनता पार्टी के अंदर ये सपोर्ट कर रहा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये कांग्रेस थी पूरी की पूरी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई थी। 12वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 12वें में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता। कौन सी चीज ऐसी है जो आपातकाल के संदर्भ में मेल नहीं खा रही है। 12वें प्रश्न की बात करें तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, ये जो बिहार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। 1974 की रेल हड़ताल, जी हाँ 1974 में रेल हड़ताल भी हुई थी, ये भी आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में है। जॉर्ज फर्नांडिस इसका नेतृत्व कर रहे थे। शाह आयोग की रिपोर्ट का निष्कर्ष, शाह आयोग जो है वो आपातकाल के बाद स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इससे मेल नहीं खाता, इसका आपातकाल से कोई लेना देना नहीं है। आपातकाल के बाद जो सरकार आई थी 1977 में जनता पार्टी की, उस सरकार ने शाह आयोग का गठन किया था। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी फैसला था, काफी इंपॉर्टेंट फैसला था, जिसने महात्मा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शाह आयोग ही इससे मेल नहीं खाता है। 13वें प्रश्न में आ जाते हैं। 13वें प्रश्न में कहा गया, बहुत ही आसान प्रश्न है, धारा 370 का संबंध किससे नहीं है। जम्मू से हैगा, कश्मीर से हैगा, लद्दाख से हैगा, हिमाचल प्रदेश से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 14वें में कहा गया कि 1989 में वाम मोर्चे और भाजपा के बाहरी समर्थन से जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी, उसका नेतृत्व किसने किया था। निम्नलिखित में से किसने किया था, यानी सीधा सीधा पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार बनी थी उसमें प्रधानमंत्री कौन था। चंद्रशेखर नहीं थे, एच.डी. देवगौड़ा भी नहीं थे, आई.के. गुजराल भी नहीं थे, वीपी सिंह उस सरकार के प्रधानमंत्री थे, तो वीपी सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 15वें प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था। शॉक थेरेपी का परिणाम की बात करते हैं। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, ये बिल्कुल सही बात थी, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई थी। उद्योग को निजी क्षेत्र में बेचा गया था, बेचा जा रहा था। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि हुई थी, ये बात एकदम गलत है, वृद्धि नहीं हुई थी, कमी हुई थी। ठीक है, जो रूसी मुद्रा थी उस समय की, उसमें क्या होती है, कमी होती है, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ता है। ऑप्शन डी, रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा, ये बात भी एकदम सही है। तो परिणाम जो नहीं था वो था ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 16वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 16वें प्रश्न में कहा गया कि आसियान के गठन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। आखिर आसियान से रिलेटेड जो गठन हुआ है, कौन सी बात आसियान को लेकर सही नहीं है। आसियान सदस्यों के बीच में बातचीत का एक मंच है, ये बात एकदम सही है, बातचीत करते हैं आपस में सदस्य। सभी अपने सदस्यों द्वारा पालन की जाने वाली रक्षा नीति नहीं है, ये उत्तर जो है गलत है, कोई रक्षा नीति नहीं इन्होंने बनाई। क्षेत्र में एक साझा बाजार इन्होंने किया है, क्षेत्रीय विवादों को निपटाने का प्रयास किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 17वें प्रश्न पे आ जाते हैं। दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, दक्षिण एशिया के बारे में बात कर रहा है, तो दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की ही राजनीतिक प्रणाली चलती है, पहली बात ही गलत हो गई। ये कह रहा है कि एक ही तरह की राजनीतिक प्रणाली है, नहीं, एक ही तरह की राजनीतिक प्रणाली दक्षिण एशिया में नहीं रही है। पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ सैनिक शासन आता जाता रहा है, लोकतंत्र आता जाता रहा है। नेपाल की बात करें तो वहाँ राजतंत्र रहा है, भूटान में राजतंत्र रहा है, बांग्लादेश में सैनिक शासन आता रहा है, भारत में लोकतंत्र रहा है और श्रीलंका में लोकतंत्र रहा है। तो भैया गलत का पूछा था तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए ही इसका गलत होगा। फिर भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बांग्लादेश और भारत नदी ने जल की हिस्सेदारी के बारे में समझौते हस्ताक्षर किए हैं, बिल्कुल सही है। और साफ्टा पर हस्ताक्षर, ये और लगाए मिसप्रिंट है, हस्ताक्षर होगा। हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुआ, ये बात भी सही है।
दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बात भी एकदम सही है, क्योंकि भारत का बहुत ही अच्छा मित्र है अमेरिका और पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा मित्र है चीन। बांग्लादेश वगैरह पे भी थोड़ा सा चीन का प्रभाव है। श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह जो है वो भी चीन ने खरीद लिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वें प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। 18वें प्रश्न में कहा गया कि लीग ऑफ नेशंस किस वर्ष स्थापित किया गया। अगर हम लीग ऑफ नेशंस की बात करें तो 1918 में पहला वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, 1914 से 1918। 1919 में भी इसे स्थापित नहीं किया गया था, 1920 में इसे स्थापित किया गया। 1945 में तो लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, 1920। 19वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन बाहरी खतरों से सुरक्षा के परंपरागत घटक है। परंपरागत घटक की बात करें तो अवरोध हैगा, सैन्य शक्ति भी है, शक्ति संतुलन भी है और ये सभी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही सारे पॉइंट्स हैं जो बाहरी खतरों से हमें क्या देते हैं, सुरक्षा देते हैं। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी गैसें वैश्विक ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। वैश्विक ताप वृद्धि से हमारा मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, बिल्कुल है। मीथेन भी जिम्मेदार है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी जिम्मेदार है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। 21वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 21वें प्रश्न में कहा गया कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। अगर हम वैश्वीकरण के बारे में बात करें तो वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, ये बात गलत है। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई, ये बात सही है। पर इंडिया के लिहाज से सही है कि वैश्वीकरण की शुरुआत सिर्फ इंडिया में 1991 में हुई। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, ये बात एकदम गलत है। जरूरी नहीं कि वैश्वीकरण और पश्चिम का कोई लेना देना है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना, ये बात एकदम सटीक बैठती है। ऑप्शन डी जो है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है जिससे बहुत सारी चीजें रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे कहता है कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन की बात करते हैं। भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत परिणाम था, द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, ये बात एकदम सही है। भारत का विभाजन जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत के परिणाम पर ही था। धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, ये बात भी एकदम सही है। धर्म के आधार पर ही हमारे दो प्रांत बांट दिए गए, पंजाब और बंगाल। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, ऐसा नहीं था कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ थे। विभाजन की योजना में ये बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली की जाएगी, ये बात एकदम गलत है। ऑप्शन डी, ऐसा नहीं कहा गया था कि अदला बदली की जाएगी, भैया जो जहाँ है, जो जहाँ रहना चाहता है वो वहाँ रहे। पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बना था तो बहुत सारे मुस्लिम चले गए थे भारत को छोड़कर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 पर आ जाते हैं। ये विचारधारा जो ये मानती है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि जो अर्थव्यवस्था जो पूंजीपतियों की बात करे वो दक्षिणपंथी विचारधारा होती है। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सरकार को मनाही है कि वो अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करे। तो दक्षिणपंथी इसका उत्तर हो जाएगा। 24वें प्रश्न की बात करें तो 24वें प्रश्न के रूप में एक राष्ट्र के रूप में भारत ने स्वतंत्रता के बाद विदेश नीति में क्या क्या शामिल किया। विदेश नीति की अगर हम भारत की बात करें तो अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, ये बात एकदम सही थी। शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये बात भी सही थी एकदम। और सी, ए और बी दोनों, ये दोनों ही बातें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25वें प्रश्न पे आ जाते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न पर। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से आम चुनाव के बाद केंद्र में पहली बार कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हुआ। अगर हम केंद्र में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वो कब समाप्त होता है, 1977 में। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1977 में जनता पार्टी की जीत हुई थी और कांग्रेस यहाँ से क्या हो गई थी, हार गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आज की वीडियोस में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक हम इस तरह की एमसीक्यूज आपको लगातार देते रहेंगे और आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा दी जाएगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।